जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 13 विद्युत जिसके कुछ अभ्यास क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आज का हमारा पहला सवाल है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन के तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश का अनुपात क्या होगा। तो देखो हमारे पास कोई प्रतिरोध R है, जैसे एक वायर है हमारे पास, और ये इसका जो पूरे का प्रतिरोध है वो है हमारे पास R प्रतिरोध दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास चालक है इसको 5 बराबर भागों में हम बांट लेते हैं। तो ये पहला वाला भाग हो गया, ये द्वितीय भाग हो गया, ये तृतीय भाग हो गया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब इनका जो प्रतिरोध है वो हमको दे रखा है कि R बटे 5 हो गया। तो पहले वाला जो है हमारे पास ये R1 है वो भी R बटे 5 हो गया, ये R2 जो है वो भी R बटे 5 हो गया, ये R3 जो है वो भी R बटे 5 हो गया, और R4 जो है वो भी R बटे 5 हो गया, और R5 जो है ये भी R बटे 5 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सबको अगर पार्श्वक्रम में संयोजित कर दें तो पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे तो पार्श्वक्रम का सूत्र होता है हमारे पास 1 बटा आर पी बराबर या 1 बटा आर डैश बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4 प्लस 1 बटा R5, ये सूत्र होता है। अब हम क्या करते हैं, ये R1 R2 R3 जो R5 तक हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर हम पुटअप कर देंगे तो 1 बटा R डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 बटा R1 का मान भी R बटे 5, तो R बटे 5 ये 5 आ जाएगा ऊपर, प्लस 1 बटा R2 का मान भी R बटे 5 है तो R और बटा 5 आ जाएगा ऊपर। तो सब में 5 बटा R आएगा, 3 नंबर वाले में भी 5 बटे R, प्लस फोर्थ वाले में भी 5 बटे R और फिफ्थ वाले में भी 5 बटे R। अब इन सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा 1 बटा R डैश बराबर, सबका एलसीएम आ जाएगा R है तो R एलसीएम आ जाएगा, सबका समान आ रहा है। तो ऊपर जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो 1 बटा R डैश बराबर हमारे पास आ गया 25 बटा R। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में पूछा हमको R बटा R डैश का अनुपात, R बटा R डैश निकालना है, यानी कि R ऊपर और R डैश नीचे। तो यहाँ पर देखो R डैश नीचे है, यहाँ पर R नीचे है, तो इस R को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ले आएंगे तो R बटा R डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा 25 बटा 1 या 25, और ये आ गया ओम। इनका अनुपात जो है वो हमारे पास आ जाएगा 25। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन करेंगे और इसका ऑप्शन जो है 25 वो है हमारे पास इसमें ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति अर्थात P पावर को निरूपित नहीं करता। तो पावर के हमारे पास जो होते हैं फॉर्मूले वो होता है एक तो P बराबर VI, और P बराबर एक होता है V स्क्वायर बटे R, और एक होता है P बराबर I स्क्वायर R। ये तीन तो हमारे पास पावर के फॉर्मूले होते हैं, और इनके अलावा जो है तो इसका मतलब पावर का फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसमें जो एक तो दे रखा है पहले वाले में I स्क्वायर R, तो इसका मतलब है तो एक तो पहला वाला हमारे पास I स्क्वायर R ये है, B है इसमें IR स्क्वायर, तो ये IR स्क्वायर हमारे पास नहीं आएगा इसके अंदर, IR स्क्वायर, ये I स्क्वायर R होता है, ये नहीं होता IR स्क्वायर। 3 नंबर पर है हमारे पास इसमें VI जो कि होता है हमारे पास VI, और फोर्थ में है V स्क्वायर बटे R भी होता है। तो एक नहीं होगा, वो कौन सा नहीं होगा, IR स्क्वायर नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, ये आपको स्क्रीन पर इधर दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। एक विद्युत बल्ब है जिसका अनुमतांक दे रखा है 220 वोल्ट और इसमें दे रखा है 100 वाट, और फिर है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं। अच्छा, अब इसको हम 110 वोल्ट पर प्रचालित करेंगे तो 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं
तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी। तो देखो ये हमारे पास विद्युत बल्ब का अनुपातांक है, अर्थात इस पर ये दिया हुआ है। तो ये है V का मतलब हो गया, ये वोल्ट का मान दे रखा है, विभव का मान दे रखा है, और ये W है मतलब पावर का मान दे रखा है। तो पहले देखो इसमें हमारे पास इसको मान लेते हैं V1 बराबर 220 वोल्ट, और ये जो P है इसको मान लेते हैं पावर P1 बराबर हो गया 100 वाट। सेकंड कंडीशन में जो है इस बार हमको जो V विभव का मान है V2 ये कितना करना है 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट करने पर तो शक्ति कितनी होगी, तो इस बार इसको हम मान लेते हैं P2 निकालना है हमको P2। तो देखो शक्ति के लिए हमारे पास फॉर्मूले 3 थे हमारे पास। एक तो था P बराबर VI, एक था P बराबर V स्क्वायर बटे R, और एक था P बराबर V इंटू I। तो अब इसमें से देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब इसमें से हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P बराबर V स्क्वायर बटे R। अब इसमें देखो क्योंकि जो हमारे पास बल्ब है उसका प्रतिरोध यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन बल्ब का जो प्रतिरोध है दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। तो इसलिए हम लगाएंगे P बराबर V स्क्वायर बटे R, क्योंकि इनमें जो है हमारे पास विभव का मान समान होगा, और जो विभव का मान समान होता है तब हम P बराबर V स्क्वायर बटे R का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली वाली कंडीशन में देखो P बराबर V स्क्वायर बटे R है। तो अब हम मान लेते हैं पहली वाली कंडीशन में देखो, तो इसके लिए P की जगह तो P1, V की जगह V1 और R, ये R दोनों ही कंडीशन में समान रहेगा बल्ब का। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी P2 बराबर V2 स्क्वायर बटे R। ये इस सेकंड कंडीशन के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो है हमारे पास बल्ब का प्रतिरोध समान है। अब हम क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ भाग दे देते हैं। P1 में P2 का भाग दे दिया, इधर V1 स्क्वायर बटे R में V2 स्क्वायर बटे R का भाग दे दिया। अब इधर हमारे पास आ गया P1 बटे P2 बराबर, इधर हमारे पास ये देखो R से R कट गया, ये आ गया V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर। अब जो हमारे पास वैल्यू है वो इसके अंदर पुटअप कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, P1 बटे P2। P1 का मान है हमारे पास 100 वाट बटे P2 की वैल्यू निकालनी है तो हम P2 को ऐसे कैसे रख देंगे, बटा V1 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर है हमारे पास 220, तो इसको हम 220 का स्क्वायर कर सकते हैं, और बटा V2 का स्क्वायर, V2 का मतलब 110 का स्क्वायर। तो 100 बटा P2 बराबर 220 का स्क्वायर का मतलब हो गया 220 गुणा 220, और बटा 110 का स्क्वायर का मतलब 110 इंटू 110। अब देखो हमारे पास क्या होगी, 2 जीरो से तो हमारे पास ये 2 जीरो कट जाएगी। 22 में 11 का भाग देंगे 2 बार, और 22 में 11 का भाग देंगे 2 बार, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो ये 100 बटा P2 बराबर आ गया 4। तो इधर अगर P2 को लेकर जाएंगे तो 100 बराबर आ गया हमारे पास 4 इंटू P2। तो P2 बराबर कितना आ गया 100 बटे 4। तो 100 बटे 4 का मतलब हो गया हमारे पास P2 का मान कितना निकल कर आ गया 25 और वाट। तो इसका मतलब है अगर हम जैसे ही विभव का मान आधा कर देंगे तो उसमें जो शक्ति का मान है वो चौथाई आ जाएगा। जैसे इसमें 100 वाट था तो इसमें केवल 25 वाट आ गया, तो हमारे पास 25 वाट इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें जो 25 वाट का ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो 25 वाट। अगर ये आपको तरीका समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इसका बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, और प्रतिरोध निकालकर फिर इसके लिए हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम दूसरा तरीका भी देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये V है, P है, तो हम सूत्र लगाएंगे P बराबर V स्क्वायर बटे R का। P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो पहले हम बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं कि प्रतिरोध है कितना। तो P का मान दे रखा है, तो P का मान रख देंगे 100 बराबर V का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 और बटे R। जब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर हमारे पास आ जाएगा 220 इंटू 220 और बटा, और ये 100। ये 100 इधर आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो R बराबर 22 गुणा 22, और 22 गुणा 22 से होता है 484 ओम। तो इसका मतलब है जो बल्ब का प्रतिरोध है वो हमारे पास 484 ओम आ गया। अब देखो, अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, यदि हम विभव को 110 वोल्ट कर दें, आधा कर दें, P का तब P का मान क्या होगा, ये P का निकालना है, और R का मान हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है। वो कितना आया था, बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम। अब देखो नई कंडीशन में हम फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे P बराबर V स्क्वायर बटे R का। तो P बराबर, क्योंकि P निकालना है इस बार, V का स्क्वायर यानी 110 का स्क्वायर, 110 इंटू 110 बटे और R का मान अभी निकाला था 484। अब देखो इसमें 11 के इसमें अगर भाग देंगे तो 11 का इधर तो एक बार चला जाएगा, और 10 और इसमें देंगे तो 11 4 44, और
फिर वापस आ गया 11 4 44। अब देखो इधर से फिर से अगर इसके अंदर हम 11 का भाग देंगे तो ये तो आ गया 10 और 11 4 44। तो ऊपर तो रह गया सिर्फ 10 गुणा 10 और नीचे रह गया 4। तो P बराबर 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100/4 और P बराबर 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 वाट। देखो दूसरे तरीके से हमारे पास जो शक्ति का मान है वो 25 वाट निकल कर आ रहा है। तो ये है हमारे पास दूसरा तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणीक्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणीक्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास दो चालक तार हैं जिनकी लंबाई भी समान है और व्यास भी समान है। तो पहले उन्हें श्रेणीक्रम में लगाते हैं दोनों चालक तारों को, और फिर पार्श्वक्रम में हम लगाते हैं। तो श्रेणीक्रम, पहले श्रेणीक्रम और फिर पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, उत्पन्न ऊष्मा। तो हमारे लिए ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है H बराबर, एक होता है I²RT और दूसरा होता है H बराबर V²/RT। तो अब सबसे पहले तो हमारे पास यही है कि इनमें से फॉर्मूला लगेगा कौन सा। तो देखो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे H बराबर V²/R × T का, क्योंकि आप देखो इन दोनों को जब हम लगाएंगे तो समान विभव पर लगाएंगे, समान वोल्टेज पर लगाएंगे दोनों को। तो समान विभव के लिए ये लगेगा, क्योंकि इस पहले वाली कंडीशन में भी विभव का मान समान होगा श्रेणीक्रम में और पार्श्वक्रम में भी विभव का मान समान होगा। लेकिन अगर ये लगाएंगे तो देखो श्रेणीक्रम में तो I का मान चलो ठीक है समान रहेगा, लेकिन पार्श्वक्रम में ये I का मान अलग अलग हो जाएगा, जिसके लिए हम ये सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो हमारे पास दो चालक तार हैं जिनकी लंबाई समान दे रखी है और व्यास समान दे रखा है। तो पहले हम अगर इनको श्रेणीक्रम में लगाएंगे, देखो मान लेते हैं हम चालक तार की लंबाई जो है वो L है और इसका जो प्रतिरोध है वो R है, और दूसरा वाला जो चालक है तो फिर इसका प्रतिरोध भी हमारे पास R होगा। तो ये चालक हमारे पास ये L1 हो गया, चालक हो गया L2। अब देखो जब अगर हम इसको श्रेणीक्रम में लगाते हैं तो श्रेणीक्रम में इस तरीके से लगाएंगे, ये R1 हो गया और ये हमारे पास इसी के साथ दूसरा जोड़ दिया हमने, ये हो गया यहाँ से लेकर R2। तो R1 का मान भी हमारे पास R है और इसका भी R है। तो श्रेणीक्रम के अंदर कुल जो प्रतिरोध है, श्रेणीक्रम के अंदर कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास, श्रेणीक्रम में कुल प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2, तो RS बराबर आ गया हमारे पास R प्लस R। तो ये आ गया हमारे पास RS बराबर 2R। तो श्रेणीक्रम के अंदर अगर हम दोनों चालकों को संयोजित करेंगे तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा 2R। वही जो इसमें एक और कंडीशन दे रखी है कि पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर, अगर इन दोनों को हम पार्श्वक्रम में संयोजित कर देंगे तो पार्श्वक्रम के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब देखो इसके अंदर 1/RP बराबर हमारे पास आ जाएगा, दोनों ही कंडीशन में 1/R है और R2 का मान भी 1/R है। 1/RP बराबर ये आ जाएगा हमारे पास LCM R 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1/RP बराबर 2/R। तो RP क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP बराबर हमारे पास आ गया R/2, यानी कि पहले का हमारे पास आ गया आधा। ये पार्श्वक्रम में हमारे पास प्रतिरोध का मान हो गया R/2, जबकि श्रेणीक्रम के अंदर हमारे पास प्रतिरोध का मान हो गया वो हो गया 2R। तो पहले वाले कंडीशन में अब इसमें पूछा कि पहले श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा। तो श्रेणीक्रम के लिए अगर हम लगाएंगे तो पहले HS मानेंगे, तो HS बराबर वो होगा V², क्योंकि V तो सभी जगह समान होगा हमारे पास, क्योंकि उसको अगर 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तो V²/R, और R का मान जो है वो श्रेणीक्रम में कुल कितना आया हमारे पास 2R × T। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और पार्श्वक्रम के भी लगा देते हैं हम HP बराबर V² और R का मान जो है वो हमारे पास आया R/2 × T। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें पूछा है कि श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम में इनके ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर अनुपात निकालना है तो दोनों के अंदर भाग देना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं भाग। अब इसमें देखो ये जो T से है वो T कट गया, V² से V² कट गया, ये जो है R/2, ये R/2 ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास इधर आ गया HS/HP बराबर ये R/2, ये आ जाएगा ऊपर R/2 बटा, और ये जो 2R था यहाँ पर बटे में, ये आ जाएगा नीचे 2 × R।
अब देखो यहाँ से अगर हम इसको और सोल्व करेंगे तो एच एस बटा एच पी बराबर, ये 2 नीचे आ जाएगा तो आर से आर कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 1/2, नीचे आएगा तो 2 × 2, तो हमारे पास एच एस बटा एच पी बराबर आ गया 1/4। तो अनुपात जो है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में ऊष्माओं का अनुपात आ जाएगा 1/4। आज तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में अगर 2 बिंदुओं के मध्य हमको अगर विभव का मान निकालना है तो उसके लिए जो वोल्ट मीटर है उसको पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, पार्श्व क्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है और 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। एक तो हमको लंबाई पूछी है तार की, L का मान पूछा है, यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो देखो तांबे के तार का व्यास का मतलब D, ये हमको दिया हुआ है इसमें, और वो है 0.5 mm। और फिर इसके अंदर हमको दे रखा प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को हम लिखते हैं रो से, तो रो बराबर इसमें दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और एक दे रखा है 10 ओम प्रतिरोध, ये आर का मान दे रखा है 10 ओम। तो एक तो पूछा है तार की लंबाई L, ठीक है। और फिर इसमें एक विशेष कंडीशन और दे रखी है हमको कि यदि इसे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो पहले हम लंबाई निकालते हैं। देखो हमारे पास इतना सब कुछ दिया हुआ है, ये D का मान है, रो, R और L का मान, तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे R बराबर रो × L/A का, ये फॉर्मूला लगेगा, जहाँ A क्या है, ये A है हमारे पास क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे कोई वायर है, वायर का जैसे ये पीछे वाला हिस्सा है गोल वाला, ये वर्त की आकृति का है, तो वर्त का क्षेत्रफल लगेगा πr², और वर्त का क्षेत्रफल जब लगेगा πr², r का मतलब त्रिज्या निकालनी है, जिसमें व्यास दे रखा है हमको, और अगर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या हमारे पास जो आएगी वो आएगी, इसकी आधी कर देंगे 0.5/2, और ये mm में है तो 10 की घात इसको कर देंगे -3 मीटर में। तो ये हमारे पास मीटर में हो गया, क्योंकि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो लंबाई है या त्रिज्या है या दूरी है वो सब हम मीटर में लेते हैं। तो अब देखो ये आधी हो गई हमारे पास, ये मीटर में हो गई, ये आर का मान हो गया, आर का मान। तो ये सब वैल्यू अगर इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास जो है, देखो हमको निकालना है एल का मान, तो ये एल को हम इधर रखेंगे तो ये आ गया R × A, और ये रो अगर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और बराबर में रह गया L, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए R × A बटा रो। अब ये जो सब मान है वो इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा L बराबर R का मान दे रखा है वो है 10 गुणा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मान होता है πr², तो पाई का मतलब हो गया 3.14 इंटू और R का स्क्वायर करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, इसको 2 बार लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे 0.5/2 गुणा 10⁻³ और इसका ये होल स्क्वायर बटे, फिर है हमारे पास है रो, और रो का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब हमारे पास L बराबर आ गया 10 गुणा 3.14 गुणा, इसको 2 बार लिख देते हैं हम, 0.5 गुणा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ बटा 1.6 गुणा 10⁻8 इंटू, ये देखो 2 है नीचे कि 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये आ जाएगा नीचे 4। अब इसमें देखते हैं हम, ये है 10⁻8, ये 10⁻³ और 10⁻³ तो ये तो हो गया 10⁻6, तो 10⁻6 से ये 10⁻6 तो कट जाएगा और ये रह जाएगा 10⁻2 रह जाएगा हमारे पास। अब इसमें अगर और देखें तो ये देखो अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये तो आ गया हमारे पास 16/10, इसमें अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 5/10 नीचे आ जाएगा, और ये भी हटाएंगे तो 5/10 है नीचे, ये 10⁻2 और 10⁻2 ये भी कटकर हमारे पास है इसका 1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम, ये 3.14 है, ये बटे 100 आ जाएगा इधर,
और ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ इतना रह गया ऊपर 314 गुणे 5 गुणा 5। तो L बराबर हमारे पास आ गया 314 गुणा 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 बटे ये हमारे पास नीचे रह गया सिर्फ 16 गुणा 4, 16 गुणा 4। अब इसमें एक बार और काट देते हैं, इसको 2 से काट देते हैं तो ये 2 और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4। इसको अगर काटेंगे तो 2 एकम 2 1 2 पंजे 10 और 2 संते 14। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 25 को 7 से गुणा करेंगे 25 संते 175, 17 25 पंजे 125, 125 और 17 हमारे पास होते हैं 142, 14 25 एकम 25, 25 और 14 हमारे पास होगा 39 बटे 32। और जब इसमें भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 122.65 मीटर। तो इसका मतलब है जो चालक तार है उसकी लंबाई हमारे पास आ जाएगी 122.65 मीटर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक इसकी लंबाई तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी थी, अगर हम इसके व्यास को 2 गुना कर दें, ये जो व्यास है इसको अगर 2 गुना कर दें तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, क्योंकि जब चालक की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जबकि अगर इसका हम व्यास को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध का मान कम होता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो इसके अंदर हम जो है एक और क्वेश्चन दे रखा था, यदि हम इसके व्यास को 2 गुना कर दें, अगर पहले व्यास d था तो इस बार है जो हमारे पास होगा वो होगा 2d। व्यास को कितना करना है, 2d करना है, तब उसके प्रतिरोध में क्या फ़र्क होगा। तो पहले जो प्रतिरोध था हमारे पास उसका सूत्र था R बराबर रो इंटू L बटा E। इसको मान लेते हैं हम R1, या फिर R1 बराबर हो गया रो इंटू L बटा A, और A का मतलब हो गया क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई R स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, जहाँ हम इस त्रिज्या को R बराबर लिख सकते हैं व्यास बटे 2। त्रिज्या को क्या लिख देंगे, व्यास बटे 2, अर्थात d बटे 2। R को हम d बटा 2 लिख सकते हैं, तो R की जगह हम लिख देंगे पाई d बटा 2 का होल स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर हो गया। अब देखो ये इसको हम लिख सकते हैं A की जगह पाई इंटू d बटा 2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो इसमें जो हमको कह रहा है कि यदि हम व्यास को 2 गुना कर दें, ये जो d है इसको हम 2d कर दें, तो इस बार हम d की जगह रखेंगे केवल 2d, d की जगह रखेंगे 2d, तब प्रतिरोध कुछ नया आएगा। उस प्रतिरोध को हम मान लेते हैं Rn, नए प्रतिरोध को मान लेते हैं Rn। रो इसका मान समान है, लंबाई में कोई हमने परिवर्तन नहीं किया, बटे पाई इंटू, और d की जगह करना है हमको 2d बटा 2 का होल स्क्वायर। सिर्फ हमने इतना परिवर्तन किया है, जो व्यास था उसका 2 गुना लिख दिया इस बार, और ये नया प्रतिरोध आ गया Rn। तो Rn बराबर हमारे पास आ गया रो इंटू L बटे पाई, ये 2 है अंदर, इसका स्क्वायर होगा तो 4 और 4 आ जाएगा बाहर, और फिर ऐसे कैसे रह जाएगा d बटा 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 1 इंटू रो इंटू एल, क्योंकि रो इंटू एल को 1 से गुणा करेंगे तो पूरा यही आएगा, और ये देखो पूरा का पूरा ये यही है हमारे पास जो ये समीकरण नंबर 1 माना था, अर्थात रो इंटू एल बटा पाई इंटू डी बटे 2 का होल स्क्वायर को सोल्व करने पर R1 आएगा, और ये जो है रो इंटू एल बटा पाई इंटू डी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू यही है, ये और ये सेम है। इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं R1, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे R1, तो Rn बराबर 1/4 इंटू R1। तो ये हमारे पास आ गया Rn बराबर R1/4, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो नया प्रतिरोध है वो पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगा। अब अगर हम इसका निकाल कर देखें, देखो R1 का मान इसमें हमको पहले दिया हुआ था, वो था 10 ओम, 10 ओम, तो R न्यू नया कौन सा हो जाएगा, तो R1/4। अगर व्यास 2 गुना कर रहे हैं तो इसमें R1 का मान रखेंगे 10/4, तो R जो नया है वो हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 10 और ओम, 2.5 ओम। ये हमारे पास नया प्रतिरोध आ गया। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।